आर्य प्राचीन सभ्यता में एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, हम आज आपको हिंदी में काव्य सौंदर्य के तत्व, रस, छंद और अलंकार में से रसों के बारे में आज आपको उसकी परिभाषा, उसके अवयव और उसके स्थायी भाव इत्यादि के बारे में विस्तार से समझाएंगे। प्यारे बच्चों, रस की परिभाषा प्यारे बच्चों, रस की परिभाषा में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है। देखिए, रस शब्द की व्युत्पत्ति रसस्यते असौ इति रसः के रूप में हुई है, अर्थात जो चखा जाए या जिससे आनंद की प्राप्ति हो वही रस है। पुनः सुन लें, रस शब्द की व्युत्पत्ति रसस्यते असौ इति रसः के रूप में हुई है, अर्थात जो चखा जाए या जिससे आनंद की प्राप्ति हो वही रस है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने इसमें एक शब्द आया है चखा जाए, तो चखा जाए, इसमें चखने का मतलब किसी चीज को खाने या टेस्ट से नहीं है। इसका मतलब है चखा तो हम टिक्की या समोसा भी चखते हैं, लेकिन उस चीज को हम यहां साहित्य के आधार पर नहीं लेंगे। अर्थात सामान्य भाषा में रस का अर्थ स्वाद से लिया जाता है। प्यारे बच्चों, स्वाद का मतलब शरबत या कोल्ड ड्रिंक या समोसा खाने या किसी भी पेय पदार्थ को पीने से या उसके जायके या उसके स्वाद से, टेस्ट से नहीं हम जोड़ सकते। सामान्य भाषा में रस का अर्थ स्वाद से लिया जाता है, परंतु साहित्य में रस का आशय उस आनंद से लिया जाता है जो काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा अभिनय, देखने से मन में उत्पन्न होता है। अर्थात रस पहले ही आपको बताया जा चुका है कि यहां स्वाद दूसरा है, साहित्य का स्वाद है, या किसी फल या किसी व्यंजन का नहीं है। मित्रों, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस को इस प्रकार से परिभाषित किया है। प्यारे बच्चों, जैसे हमने अभी बताया था आपको कि भरत मुनि ने सर्वप्रथम अपने नाट्य शास्त्र में संस्कृत में कहा था कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगादृश निषप्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव अर्थात संचारी भाव के संयोग से रस की निषप्ति होती है, अर्थात रस उत्पन्न होता है। पुनः समझ लें, भरत मुनि ने संस्कृत में सर्वप्रथम अपने नाट्य शास्त्र में, जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता कहे जाते हैं भरत मुनि, उन्होंने कहा है कि विभाव, अनुभाव, संचारी, संयोगादृश निषप्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी समझते हैं संचारी भाव को कहा जाता है, के संयोग से रस की निषप्ति होती है, अर्थात रस अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त होता है, अर्थात उत्पन्न होता है। इससे आगे हम समझाते हैं। प्यारे बच्चों, मुख्यतः कम से कम शब्दों में इसकी परिभाषा को हम इस प्रकार ले सकते हैं। काव्य पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहा जाता है। काव्य पढ़ने, काव्य समझते हैं, काव्य जैसे कविता, ये पद्यात्मक जितनी भी रचनाएं होती हैं वे सभी काव्य के अंतर्गत आती हैं।
काव्य पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। जैसे कि रसों के आधार भाव हैं। भाव, अब हम ये समझ लें कि भाव क्या है। भाव मन के विकारों को कहते हैं। भाव मन के विकारों को कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों, स्थायी भाव और संचारी भाव। यही काव्य के अंग माने जाते हैं। अब इतना शायद आप समझ गए होंगे। इससे आगे हम जो काव्य के जो ये तत्व है रस, रस के जो अवयव हैं, अब हम इससे आगे उनके बारे में जानेंगे। अर्थात रस के अवयव। रस कितने प्रकार का होता है ये नहीं, प्रकार अलग होते हैं। रस के अवयव, कि रस के अवयव कौन से हैं। जैसे कि ये होता है स्थायी भाव। प्यारे बच्चों, हमने बताया था आपको स्थायी भाव। स्थायी भाव रस के अवयवों में सर्वप्रथम आता है। सबसे पहले हम ये जान लें कि रस के कितने अवयव होते हैं। मुख्यतः 4। उसके बाद स्थायी भाव 4। अब 4 में सबसे पहला नंबर आया स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा आया अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। अब अवयव 4 प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अब हमें यह जानना अति आवश्यक है कि स्थायी भाव कितने होते हैं, विभाव कितने प्रकार के होते हैं, अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ बालकों को, कुछ बच्चों को कोई भी चीज शॉर्टकट में पढ़ना, सुनना या करना अच्छा लगता है, लेकिन हम प्रत्येक कार्य को लघु रूप में नहीं कर सकते। जिस प्रकार से हम परीक्षाओं की दृष्टि से शॉर्टकट में कोई चीज याद कर लेते हैं, लेकिन किसी भी, जैसे कि कोई इमारत है, इमारत पर पहुंचने के लिए हम सीढ़ी दर सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी प्रकार से हम इसकी तह तक जाने के लिए, साहित्य की तह तक जाने के लिए, रसों की तह तक जाने के लिए हमें बिल्कुल उसकी नींव पर पैर रखना होगा, बिल्कुल सीढ़ी दर सीढ़ी हमें चलना होगा। इसीलिए हम आपको क्रम दर क्रम बता रहे हैं, ताकि सभी बच्चों के अधिक से अधिक समझ में आ जाए और वो उच्च स्तरीय परीक्षाओं में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। यूं तो हम शॉर्टकट में रसों को याद कर लेते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे और अधिक बुद्धिजीवी भी इन्हें भूल जाते हैं और पुनः उन्हें दोहराना पड़ता है। इसलिए अब हम पुनः अपने विषय पर आते हैं। हमने बताया कि ये 4 प्रकार के होते हैं अवयव। अब स्थायी भाव कितने प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपको जानना अति आवश्यक है। जितने रस होते हैं उतने ही स्थायी भाव भी होते हैं। आपको समझाया गया कि स्थायी भाव रस कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः विद्वानों ने रसों को 9 माना, लेकिन 10वें रस को भी बाद में बुद्धिजीवियों ने, व्याकरण शास्त्रियों ने इसमें जोड़ दिया। अर्थात जब 10 रस हैं तो 10 ही उसके स्थायी भाव भी हो जाते हैं। अर्थात स्थायी भाव कितने हुए? 10। विभाव कितने प्रकार के? विभाव हुए 2 और अनुभाव हुए आपके 4 प्रकार के। और संचारी भाव की संख्या सबसे अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये प्रति सेकंड व्यक्ति के मन में बदलते रहते हैं, इसलिए इनकी संख्या मानी गई है 33। इससे आगे हमने ये जान लिया कि अब ये 4 होते हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। स्थायी भाव 10 होते हैं,
विभाग 2, अनुभाग 4 और संचार विभाग 33 प्रकार के होते हैं। इसके बाद हमें इसकी तह तक जाने के लिए, विस्तार से जानकारी करने के लिए हमें यह देखना होगा कि स्थायी भाव 10 होते तो हैं, लेकिन उन्हें हम किस प्रकार से अधिक जान सकते हैं। तो आइए हम अब जानते हैं स्थायी भाव के बारे में। तो हम चल रहे थे रस और उनके स्थायी भाव पर। हमने कहा था स्थायी भाव। स्थायी भाव हमने कहा था कि जितने रस होते हैं उतने ही स्थायी भाव होते हैं। जैसे कि अब हम एक सरसरी निगाह से थोड़ा देख लें। रस श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत और अंत में व्याकरण शास्त्रियों ने वत्सल रस को जोड़ा। अब श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, हास्य का स्थायी भाव होता है हास, और करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का जुगुप्सा, भय और विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत विस्मय, शांत का स्थायी भाव निर्वेद, वत्सल का स्थायी भाव वात्सल्य। वत्सल पुत्र के प्रति जो माता पिता का या बड़ों का जो स्नेह, जो प्रेम, जो लगाव होता है, जो जुड़ाव होता है, वहां से ये वत्सल रस की उत्पत्ति हुई है। पहले 9 रस व्याकरण शास्त्रियों ने माने थे, इसे बाद में इसमें शामिल किया गया। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इन्हें समझ गए होंगे और इनके बारे में और अधिक जानकारी करने के लिए हमारी अगली वीडियो आप देखना ना भूलें। स्थायी भाव, रति, हास, शोक, क्रोध वगैरह जितने भी ये 10 हैं, इन्हें विस्तार से कि रति किसे कहते हैं, हास किसे कहते हैं, शोक किसे कहते हैं, क्रोध कहां से उत्पन्न होता है, उत्साह कैसे होता है, भय क्या है, इनकी अधिक से अधिक जानकारी करने के लिए हमारी अगली वीडियो देखना ना भूलें। अधिक जिज्ञासु मननशील छात्र छात्राएं हमारी वीडियो को अधिक देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी बच्चे इसे ध्यान से सुने।